तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू क्लास में। प्यारे बच्चों आज की इस क्लास में जो है हम लोग हिंदी के व्याख्या को लेकर के आए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों हम आपको कुल मिलाकर के 8 व्याख्या को बताएंगे और ये 8 व्याख्या में प्यारे बच्चों आपका 1 से 2 व्याख्या कन्फर्म रूप से बच्चों आपका आ जाएगा, जो कि आपको लिखना होता है एक ही सिर्फ, ठीक है। तो आप बच्चों ये सारे व्याख्या को ध्यान से देखिएगा। और बच्चों हम एक बढ़िया डिसीजन ये लिए हैं कि आप लोगों के लिए जो मैथ का हम क्लास जो ले रहे थे वो क्लास में हम क्या करने वाले हैं कि हम जो है लास्ट में जो है एक मतलब कि एक जो है मैराथन क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। जिसमें कि क्या करेंगे हम एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के आपका फुल एनसीईआरटी में जितना भी वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों वो सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते हुए निकाल के लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो वो एक मैराथन क्लास होगा बच्चों, वो क्लास को आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा उस क्लास में। अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे हिंदी को देखने वाले, ठीक है। आप इस हिंदी में जो हम यहाँ पे व्याख्या बताएंगे आप इस व्याख्या को ध्यानपूर्वक देखिए और इसको कैसे लिखना है उसको समझिएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे जो पहला व्याख्या यहाँ पे क्या है, व्याख्या है कि रसखानी कबो इन आखिन सौ ब्रज के बनबाग तगाड़ निहारो। ये हमारा जो है बच्चों ये लाइन है, ये लाइन देखिए। अब इसका व्याख्या अगर हमको करने के लिए देगा तो कैसे लिखना है, तो देखिए सबसे पहले आपको पाठ प्रसंग लिखना है। इसमें आपको क्या लिखना होता है तो देखिए यहाँ पे प्रस्तुत सुललित सुगर्भिक और मर्मिक पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के काव्य खंड के अध्याय 2 से ली गई है, जिसका कवि कौन है, रसखान है। कौन है कवि, कौन है, रसखान है। इस लाइन को ध्यान से समझिए, क्या बोला है, प्रस्तुत सुललित सुगर्भिक और मर्मिक पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के काव्य खंड के अध्याय 2 से ली गई है। यहां तक तो सिर्फ परिचय था बुक का, पुस्तक का परिचय था। यह कविता किससे लिया गया है ना। उसके बाद इसके कवि का नाम लिखिए, जिसके कवि कौन है, रसखान है। कौन है कवि, कौन है, रसखान है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे अब हमारा यहाँ पे क्या है, आगे है व्याख्या। क्या है, व्याख्या। व्याख्या क्या है, इस दोहे में कवि ब्रज पर अपना जीवन सर्वस्थ और न्योछावर कर देने की बात करते हैं। ब्रज पर अपना जीवन जो है क्या करना चाहते हैं, सर्वस्थ और न्योछावर कर देने की बात करते हैं इस पंक्ति में, ठीक है। उसके बाद कहा कि कवि इसमें ब्रज के बगीचा एवं तालाब की महत्ता को उजागर करते हुए निरंतर उसकी शोभा देखते रहने की आकांक्षा प्रकट करते हैं। मतलब कवि का यहाँ पे कहना यह है कि हमारा जो है इच्छा यह है कि हम इस ब्रज के बगीचा और तालाब की महत्व को देखें, है ना, और उसकी सुंदरता को देखें, उसकी शोभा को देखें। उसकी ये आकांक्षा है कवि की, ठीक है। उसके बाद कहा है कि कवि कहते हैं कि ब्रज के वनों के ऊपर इंद्रलोक को न्योछावर कर दूं तो भी कम है। मतलब क्या हुआ, तीनों लोक या इंद्रलोक, मतलब यहाँ पे कहना है कि ब्रज के वन जो हैं वो इतना सुंदर है कि हम उसके लिए अगर इंद्रलोक भी अगर किसी को दान में दे दे तो भी हमारे लिए कम है। मतलब इंद्रलोक भी अगर हमारे लिए बोल दे कि आप इंद्रलोक में रहना चाहेंगे कि ब्रज के वनों में रहना चाहेंगे तो हम ब्रज के वन को चूज करेंगे, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, आगे कहा कि ब्रज के मनमोहक तालाब एवं बगीचा की शोभा देखते हुए कवि की आंखें नहीं थकती। मतलब कि वहाँ का जो बगीचा है ब्रज की, है ना, ब्रज की जो बगीचा है वहाँ की बगीचा को देखते हुए कवि की आंखें नहीं थकती, है ना। वहाँ की शोभा, बगीचा तालाब की शोभा को देखते हुए कवि की आंखें नहीं थकती। इसकी शोभा निरंतर निहारते रहने की भावना को व्यक्त करते हैं, है ना। तो ये इतना सा सिर्फ इतना सा लाइन का ये व्याख्या था हमारा रसखान का, ठीक है। अब अगला देखो व्याख्या, अगला क्या है कि गमले से टूटता हुआ उसका गो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गमले से टूटता हुआ उसका गो और घड़े से लुढ़कता हुआ उसका घो, है ना। ये इसमें व्याख्या जो पूछा गया ये कई बार ये व्याख्या पूछा, इसको ध्यान से समझना। देखो, प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के अक्षर ज्ञान शीर्षक से ली गई है। किससे ली गई है, अक्षर ज्ञान शीर्षक से ली गई है, ठीक है ना। आगे देखो, मतलब किससे लिया गया बाबू, तो गोधूली भाग 2 के अक्षर ज्ञान शीर्षक से ली गई है, जिसमें हिंदी साहित्य की कवियत्री, है ना, हिंदी साहित्य की कवियत्री अनामिका ने अक्षर ज्ञान के प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया में संघर्षशीलता का वर्णन किया है। मतलब कि इस कविता में
इस कविता का लेखिका है कौन? अनामिका। इस अनामिका ने बताया है इस कविता में कि बच्चे को किस प्रकार से हिंदी जो अक्षर का जो ज्ञान जो होता है उसमें उस बच्चे को कितना संघर्ष करना पड़ता है ना। अक्षर ज्ञान को लेने में शिक्षा को मतलब उसको प्रारंभिक जो शिक्षा होता है बच्चे का अक्षर ज्ञान का, उसको करने में बच्चे बहुत संघर्ष करते हैं। वही चीज़ इस कविता में बताया गया है। वही चीज़ को व्याख्या क्या है? तो कवित्री कहती है कि बच्चे की अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया क्या है? कौतुकपूर्ण है। क्या है? कौतुकपूर्ण है, जिसमें वे बच्चे बार बार विफलता से जूझते हुए अनवरत प्रयास करते हुए निरंतर आगे बढ़ते हुए उसकी कल्पना किए हुए हैं। बार बार बच्चा प्रयास कर रहा है ना। अनवरत प्रयास मतलब बार बार प्रयास कर रहा है। वो गलती करते हुए भी वो आगे बढ़ने की वो क्या कर रहा है? कल्पना, मतलब हमको आगे बढ़ना है, वो कल्पना किया है कि क्या करना है, हमको आगे बढ़ना है। गो को सीखने में गमले की तरह नाजुक है। गो जो है, गो को सीखना गमले की तरह क्या है? नाजुक है, जो कि टूट जाता है। क्या हो जाता है रे? टूट जाता है। घो घड़े का प्रतीक है जिससे लिखने का प्रयास किया जाता है लेकिन लुढ़क जाता है। क्या होता है? लुढ़क जाता है। अर्थात गमले की ध्वनि जैसे बच्चा गो सीखता है वैसे ही घड़े की ध्वनि से बच्चा घो सीखता है। तो ये था हमारा 2 व्याख्या। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब जो है हम लोग यहाँ पे व्याख्या नंबर 3 को देखेंगे। ठीक है, और ये व्याख्या नंबर 3 जो है आप यहाँ ध्यान से समझिए क्या कहा है। कहा है कि सबो विदेशी वस्तु नर गति रति रित लखात, भारतीय कुछ ना अब भारत में दर्शात। ये जो हमारा प्यारे बच्चों व्याख्या है ये हमारा स्वदेशी चैप्टर का है। किसका है? स्वदेशी का है। ठीक है, और ये जो चैप्टर का व्याख्या है बच्चों ये एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए आप इसके व्याख्या को कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे पाठ प्रसंग में क्या लिखना है? प्रस्तुत सुललित सुगर्भित और मर्मिक पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के काव्य खंड अध्याय 4 स्वदेशी शीर्षक से ली गई है। यहां तक में आपको सिर्फ क्या करना है, तो आपको ये किस लेसन से लिया गया है, किस बुक से लिया गया है, आपको पहले उसके बारे में दर्शाना है। और ये आपको जरूर लिखना है प्रस्तुत सुललित सुगर्भित, है ना। प्रस्तुत सुललित सुगर्भित और मर्मिक पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के काव्य खंड के अध्याय 4 स्वदेशी शीर्षक से ली गई है, जिसके कवि बद्रीनाथ नारायण चौधरी यानी कि प्रेम घन है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम आपको आगे बताते हैं। देखिए आगे आपको क्या करना है, तो व्याख्या इसका क्या लिखना है। इस पंक्ति में बताया गया है कि कवि जो है प्रेम घन कहते हैं कि पराधीनता के कारण सर्वत्र विदेशी वस्तु ही दिखाई पड़ती है। मतलब कि पराधीनता मतलब होता है प्यारे बच्चों परिधि जैसे होता है, एक जगह से दूसरी जगह घूमना। ठीक है, मतलब देश में इतनी ही ये सिचुएशन ये समय आ गया है कि एक चीज़ें दूसरे देश में आराम से घूम जाती है, चाहे वो कल्चर हो, संस्कृति हो, कुछ भी हो, भाषा हो, कोई वस्तु हो, तो वो चीज़ें क्या होता है एक देश से दूसरे देश में बहुत ही आसानी से चली जा रही है और आ रही है। तो इसी को यहाँ पे पराधीनता का संज्ञा दिया गया है। तो पराधीनता के कारण क्या कहा है कि सर्वत्र विदेशी वस्तु ही दिखाई पड़ती है। मतलब हमारे देश में दूसरे देश का बहुत सारी चीजें आ चुकी है। ठीक है, लोगों के चाल चलन है ना, रीति रिवाज बदल गए हैं। वो कैसा हो गया है, तो विदेशी के जैसा हो गया है। दुख है कि लोगों में भारतीयता की भावना मर गई है, कहीं भी देश प्रेम की भावना दिखाई नहीं पड़ती है। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा इसका क्या था ये व्याख्या। अब हम चलते हैं व्याख्या नंबर 4 पे। देखिए, या लुढ़की अरू कमरिया पर राज तिहूं पुर की, ताजी डारो 8 हूं सिद्धि नौवी निध को सुख नंद की गाई चराई बिसारे। क्या है, हम क्या बोले थे? अच्छा ठीक है, फिर से बोल देते हैं। या लुकटी, पहले तो बोले ही नहीं। तो प्यारे बच्चों चलिए अब हम चलते हैं आपका व्याख्या नंबर 4 की ओर।
और यहाँ पे कहा है कि या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहू पुर की, ताजी डारो आठ हूँ सिद्धि नव निधि को सुख नंद की गाई चराय विसारय। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये जो हमारा ये जो आप देख रहे हैं ये व्याख्या करने के लिए दिया गया है, ये हमारा किससे है? तो प्यारे बच्चों ये जो है रसखां जी का लिखा हुआ है। ठीक है, एक काव्य खंड का अध्याय 2 से है। तो देखिए इसको क्या लिखना है आपको, कहा है कि प्रस्तुत सुललित सुगर्भिक और मर्मिक पंक्तियां हमारे हिंदी पठाए पुस्तक गोधुली भाग 2 के काव्य खंड के अध्याय 2 से लिया गया है, जिसके कवि रसखां है। कौन है? रसखां है। ठीक है, व्याख्या इसका क्या है? इस दोहे में कवि रसखां अपने दिल की अभिलाषा प्रकट करते हुए कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए तो मैं तीनों लोकों के सुख को त्याग दूंगा, और अगर सिर्फ नंद बाबा की गाय चराने को मिल जाए जिसे श्री कृष्ण चराते थे तो मैं अपनी 8 सिद्धियां और 9 निधियों को भुला दूंगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये चौथा नंबर हमारा था व्याख्या। अभी हम आपको 4 व्याख्या और बता देते हैं। आपको कुल मिलाकर के हम 8 व्याख्या बताने वाले हैं और यही 8 व्याख्या आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, हाँ तो प्यारे बच्चों अब जो है हम लोग यहाँ पे आपका जो है व्याख्या नंबर 5 को हम आपको दिखाते हैं। देखिए व्याख्या नंबर 5 हमारा क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा है ये व्याख्या। ठीक है, ये इससे भी व्याख्या, ये वाला भी व्याख्या बहुत बार पूछा गया प्यारे बच्चों। तो यहाँ से जो हम जो आपको 8 जो व्याख्या जो बताने वाले हैं, ये 8 व्याख्या को आप ध्यानपूर्वक देखिए और इसे समझिए। ठीक है, इसी 8 में से कोई एक आएगा तो आप ध्यानपूर्वक इसको समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि नहान घर की नाली क्षण भर के लिए भर गई फिर पूरी खाली हो गई। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये जो यहाँ पे जो पाठ जो लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है और इसका क्या कहना है तो उसको समझना है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे कहा है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के मछली नामक शीर्षक से ली गई है, जिसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल है। ठीक है, कौन है लेखक? विनोद कुमार शुक्ल है। ठीक है ना, और ये मछली नामक शीर्षक से इसे लिया गया है। अब इसकी व्याख्या को देखिए क्या लिखना है आपको, इन पंक्तियों का संदर्भ नहान घर से है। मतलब इस पंक्ति यहाँ जो लिया गया है, इसका जो ये जो लिया गया है ये नहान घर से इसका मतलब निकलता है। ठीक है, जहाँ लेखक मछलियों को देखने के लिए गए हैं। नहान घर में लेखक गए हुए मछलियों को देखने के लिए। नहान घर में पहुंचने पर लेखक ने महसूस किया कि पूरा घर मछली के गंध से भरा हुआ है। पूरा घर मछली के गंध से भरा हुआ है। वहाँ भग्गू द्वारा गोल गोल काटी गई मछलियों के टुकड़े पड़े हुए थे। उसे लेखक ने हाथों से बाल्टी में धोया और पानी भरी बाल्टी को उड़ेल दिया, मतलब उछल दिया, है ना। मतलब कि वो जो मछलियां जो काटी हुई थी गोल गोल, लेखक ने उसे उठाया और उसे पानी में धो लिया और उस पानी भरा बाल्टी को क्या क्या वहीं पे उसे उड़ेल दिया। इससे क्या हुआ, नहान घर की नाली क्षण भर के लिए भर गया और तुरंत पानी बह जाने पर खाली भी हो गई, है ना। मतलब कि एक बैग जब पानी बाल्टी का जब मतलब उड़ेल दिया गया तो उससे क्या हुआ, पानी जो था उसमें पूरा का पूरा भर गया, फिर तुरंत के लिए क्या हुआ, क्षण भर के लिए वो खाली भी हो गया, है कि नहीं है। तुरंत उससे वो क्या हो गया, खाली हो गया। तो ये था इसका व्याख्या। अब जो हमारा अगला जो ये है इसको ध्यान से समझते पंक्ति। अगला पंक्ति है, भारत माता ग्रामवासिनी खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू, जल मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। तो ये कविता जो है भारत माता कविता से लिया गया है। ठीक है, जिसके राइटर जो है सुमित्रा नंदन पंत जी है। कौन है राइटर? सुमित्रा नंदन पंत जी है। तो चलो देखो इसको क्या लिखना है, ये हमारा पद्य पंक्ति से। ठीक है, तो यहाँ लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के काव्य खंड के भारत माता शीर्षक पाठ से लिया गया है। काव्य खंड के भारत माता शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। व्याख्या इसका क्या है, तो सुमित्रा नंदन पंत जी लिखते हैं कि भारत माता आज गांव में निवास कर रही है। ठीक है, भारत माता कहाँ निवास कर रही है, तो ये एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी देता है कि लेखक के अनुसार सच्चे भारत की दर्शन कहाँ होती है ना। अच्छा, ये वो मैक्स मुलर का है क्या वो? अच्छा नहीं, तो ऐसे भी यहाँ पे ये क्वेश्चन इसमें भी आ सकता है ना कि भारत जो सच्चाई का जो भारत है वो कहाँ निवास करती है,
गांव में निवास करती है, ठीक है ना। खेतों में फैला हरियाली से आप श्यामल रंग वाली लग रही हैं। किसके बारे में बात किया है? खेतों के बारे में बात किया, भारत के बारे में बात किया है कि खेत में जो हरियाली जो लगी हुई है उससे भारत का रंग कैसा दिखता है? श्यामल दिखता है ना। आगे कहा है कि भारत माता का आंचल धूल से धूसरित हो गया है, गंगा यमुना आपके दो आंखें हैं। गंगा यमुना की तुलना किससे किया है? आंख से तुलना किया गया है भारत माता की, है ना। तथा उसके जल आपके आंसू के समान है, और उस आंख में जो पानी जो है, उस मतलब जल में जो पानी है वो भारत माता के आंसू के समान है। आज भारत माता की मिट्टी की एक उदासीन प्रतिमा की जैसी है। आज भारत माता जो है मिट्टी की एक उदासीन प्रतिमा के जैसी है ना। कैसी है भारत माता? मिट्टी की जैसी एक उदासीन प्रतिमा जैसी हो गई है। तो ये था हमारा क्या, इसका व्याख्या, है ना। इस पंक्ति का क्या था? ये व्याख्या था। तो प्यारे बच्चों, हम ऐसा करते हैं कि ये आज हम यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। ये दो जो हमारा जो शेष जो बचा हुआ रह गया, हम उसे अगले वीडियो में हम उसे कवर कर देंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों समय का अभाव होने के कारण से हम अब आगे का आज का क्लास नहीं ले पाएंगे। तो हम मिलते हैं फिर से एक न्यू क्लास के साथ में। बने रहे हमारे चैनल पर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।